नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज स्किल्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं मूल अधिकार और डीपीएसपी वाले टॉपिक से, जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको एक तो देखेंगे। दूसरा क्या है कि क्योंकि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमने उतना पढ़ लिया है कि इन प्रश्नों का जवाब मिल पाए। हालांकि जैसा कि होता है कि हर बार क्या होता है, एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, परंतु इन क्वेश्चंस को सोल्व करके हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से नई प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हमें डील करना होता है, या फिर कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि सीधे नोट्स में से नहीं आते, वो अप्लाइड फॉर्म में आते हैं। यानी कि आपको क्या है कि वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को जो कि आपने सीखा है, कि क्या वास्तव में आपका आपका बोध उस स्तर तक पहुंचा है कि जो है तमाम सारे प्रश्नों को आप हल कर पाए। तो हम उन तमाम सारी टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे और क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर किस प्रकार से जो भी यूपीएससी और आरपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की बात करता है। यानी कि वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, मतलब अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत मिलता है। देखिए, आप इस चीज को अगेन, ये अप्लाइड फॉर्म वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये अपने नोट्स में नहीं है, परंतु अगर आप देखें तो आर्टिकल 19 में हमने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी है, आर्टिकल 21 में हमने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता पढ़ी है, 25 में धर्म की स्वतंत्रता थी, और 29 में जो है आपके अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता थी, मतलब भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात थी। तो ये दोनों ऑप्शन तो सीधे कट गए। अब बात करें आर्टिकल 19 और 21 की, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वो तमाम सारी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अगर उनको आप इंटरप्रेट भी करना चाहोगे तो भी विवाह का अधिकार उसके अंदर नहीं आएगा। विवाह का अधिकार आएगा गरिमापूर्ण जीवन, या फिर आपको सार्थक जीवन, अर्थपूर्ण जीवन का ये उद्देश्य होता है कि आप जो है किसी के साथ में शादी कर सके। तो वो एक एक्सटेंशन है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक्सटेंशन है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जो होता है उसमें हमें अधिकार होता है कि हम किसी से क्या है, विवाह कर सके। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि विधि के शासन की मुख्य विशेषता क्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो एवी डाइसी है, उन्होंने विधि के शासन, जो उनकी बुक है उसके अंदर विधि के शासन का वर्णन करते हुए 3 चीजों की बात की थी। एक तो क्या है कि विधि के समक्ष क्षमता की बात की थी, यानी कि विधि के सामने जो है वो सभी समान होंगे, सभी चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो सभी लोग जो है विधि के समक्ष समान होंगे। दूसरी बात उसमें थी कि आप जो है, आपको विधि जो है, विधि के बियॉन्ड जाकर आपको कोई भी दंडित नहीं किया जाएगा। और एक जो सुप्रीम कोर्ट, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो अंतर था वो हमने वहां पर देखा था। अभी हम इनको देखते हैं कि किस प्रकार से, यानी कि शक्तियों के लिमिटेशन की बात यह कर रहा है। शक्तियों के लिमिटेशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो संसद के जो अधिकार है, जो आपके कार्यपालिका और विधायिका के जो अधिकार है, वो अनलिमिटेड नहीं है। उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है उनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। यानी कि लिमिटेशन ऑफ द पावर में भी इसके अंदर आएगा ही आएगा। विधि के समक्ष क्षमता तो निश्चित रूप से आएगा, यानी कि जिसमें 2 नहीं है उसको कट कर दो, यानी कि एक तो ये कट हो गया, एक ये कट हो गया। अब 2 इसमें भी है, यानी कि 4 100% होगा और एक भी 100% होगा। तो इन पे तो हमको विचार करना ही नहीं है। ठीक है, बात करनी है हमें इस पर कि सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी जो है, क्या वो रूल ऑफ द लॉ में आता है कि नहीं है। पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब याद करो कि ये जो है टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली वाली जो बात है, वो उसके तहत ही इसकी व्याख्या हमने की थी कि किस प्रकार से कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति, सरकार के प्रति, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार है, जो संसद है, उसके प्रति सरकार जिम्मेदार होती है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है, यानी कि ये तो नहीं आएगा। जब हम 3 को काटते हैं तो आपके अगेन आंसर निकल के आ जाता है। परंतु अगर हम जैसे 2 की व्याख्या की थी उसी प्रकार से क्या आप 4 और 1 की व्याख्या कर सकते हैं? तो हाँ, उसको हम इस तरीके से करेंगे कि शक्तियों के परिसीमन यानी कि लिमिटेशन ऑफ द पावर को किस प्रकार से रूल ऑफ द लॉ ही ये बताता है। कहने का मतलब है रूल ऑफ द लॉ मतलब कानून सबसे ऊपर है, कोई भी सरकार का कोई भी अंग कानून से ऊपर नहीं है। ठीक, यानी कि जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करो, या फिर सरल शब्दों में ऐसे समझो कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो कि लोगों को असमान रूप से ट्रीट करे। ठीक, अगर ऐसा कोई कानून बनाती है तो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है
और वो स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका और संसद के द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां जो कि संविधान सम्मत नहीं है, जो हालांकि संविधान का भी एक जो है आधारभूत ढांचा है कि रूल ऑफ लॉ होगा हमारे यहाँ पर, तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में अगर कोई भी चीज बनाई गई है आपके द्वारा तो उसको लिमिट करने का अधिकार आपकी किसके पास में है, न्यायपालिका के पास में। यानी कि रूल ऑफ द लॉ का ये एक अनिवार्य इंग्रेडिएंट, अनिवार्य तत्व होगा। ठीक है, जब हम बात करें नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और सिविल राइट की अगर बात करेंगे तो अगेन ये जो है ये वही बात कह रहा है कि किस प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता है, किस प्रकार से आपके जो है जो यहाँ पर सिविल राइट दिए हुए हैं कि लोग जो है अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। रूल ऑफ द लॉ अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ऐसी लोगों की स्वतंत्रताएं भी है और ऐसे लोगों के पास में अधिकार भी है। आर्टिकल 19 में हमने देखा, आर्टिकल 14 में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है विधि के समान संरक्षण की बात, विधि के समक्ष समता की बात की गई है। यानी कि इन दोनों का आंसर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि शुरुआती जो ट्रिक है संसदीय शासन पद्धति को आप कैंसिल करके या फिर जो है विधि के समक्ष क्षमता को निकालकर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं कि निजता के जो अधिकार है, इंग्लिश में देखते हैं इसको, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ठीक है, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ कौन सी, राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, हमें पता है कि राइट टू प्रिवेसी यानी कि निजता का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ का, और पर्सनल लिबर्टी जो है यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है, ठीक है, उसका एक अभिन्न अंग है ये। ठीक है, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो हमने पढ़ी थी वो उसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली द अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबाउ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट को जो है कौन करेक्टली अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो कि जो है प्राण में दैहिक स्वतंत्रता या फिर जो आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाली जो बात है वो आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल भाग 3 के जो में ही गारंटीकृत स्वतंत्रता है, यानी कि इसका आंसर तो गया हो जाएगा। अब दूसरी चीजों की बात कर लेते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन किसी भी तरीके से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात नहीं कर रहा, तो ये सीधा कट गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपके भाग 4 भी नहीं कर रहा है। ठीक है, संविधान का 44वां संविधान संशोधन भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर आर्टिकल 24 भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि आर्टिकल 21 में ही प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, या फिर यूं कहो कि जो आपके राइट टू प्राइवेसी है यानी कि निजता का जो अधिकार है, जो कि पुट्टुस्वामी वर्सेस जो भारत संघ वाला माद है 2017 वाला, उसके अंदर जो है इसको राइट टू प्राइवेसी को आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का ही एक अभिन्न अंग बताया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द वर्णित है उसमें वो किस किस भाग में लागू है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 12 में राज्य की परिभाषा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होती है, और राज्य की हैसियत से काम करने वाली तमाम सारी संस्थाएं होती है। और हमने आर्टिकल जो मूल अधिकार आपके डीपीएसपी पढ़े थे आर्टिकल 36 से 51, उसमें भी आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई थी, और ये कहा गया था कि यहाँ पर राज्य की वही परिभाषा होगी जो कि भाग 3 में दी गई है। यानी कि ये 12 में जो राज्य शब्द उल्लेखित है वो किस किस पर लागू होगा, वो आपके 3 पर भी लागू होगा, 4 पर भी लागू होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो भाग 3 व भाग 4 दोनों ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो अवसर की समता, संपदा का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। देखो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये सीधा सीधा उल्लेखित है आपके अनुच्छेद 14 में, तो ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम दूसरों की बात करें तो कार्यों में भाग लेने की ये भी नहीं होगा, अवसर की समता तो है, बट एग्जैक्ट वर्ड क्या उल्लेखित है, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि जो एक ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है, एक अमेरिकन मूल की सकारात्मक अवधारणा, जो कि हमने क्लास में विस्तार से पढ़ा था, तो इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाग 3, संविधान के भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के पूरक है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने वाद पढ़ा था, यानी कि जो मिनर्वा मिल्स केस पढ़ा था हमने, उसके अंदर ये कहा था कि ये दोनों के दोनों रथ के 2 पहिए हैं, और जो है इनको एक दूसरे के ऊपर लादा नहीं जा सकता, यानी कि मूल अधिकार और इनके मामलों में जो हमने केस पढ़ा था उसके अंदर यही व्याख्या उन्होंने दी थी कि ये दोनों के दोनों रथ के पहिए हैं, एक दूसरे के पूरक है, किसी को भी छोड़कर हम दूसरे की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साबित करने के लिए लोगों की स्वतंत्रता भी जरूरी है और सामाजिक आर्थिक न्याय भी जरूरी है, यानी कि ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो मूल अधिकार है अगर उसमें से किसी का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है आप न्यायपालिका में जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत रीट याचिका दायर कर सकते हो। तो यानी कि ये भी बात जो है वो सही है, परंतु हमें ये पता है कि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, यानी कि भाग 4 जो है वो गैर न्यायोचित है। ठीक, यानी कि हालांकि यहां पर उसकी डिस्कशन नहीं किया गया है। अच्छा, कथन कारण जो प्रश्न आता है उसमें एक फॉर्मूला हमेशा लगता है कि आप इंग्लिश वाले हैं तो आप वहां पर इन दोनों ही सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगा दो, ठीक है, या फिर जो अगर आप हिंदी वाले सेंटेंस है तो आप जो है क्योंकि लगा दो। ठीक है, जैसे ही आपने ये लगाया और अगर वो पूरी तरीके से सेट हो जाता है तब तो आपका 1 व 2 दोनों सही होगा और आर जो है रीजन जो है वो असर्शन की पूर्णतः सही व्याख्या करता है, यह आंसर होगा। अगर ये सही सेट नहीं होता है तो इसका आंसर बी होता है। अगर पहला सत्य होता है दूसरा असत्य होता है तो इसका आंसर सी यानी कि 3 होता है। अगर पहला असत्य और दूसरा सत्य है तो उसका आंसर 4 होता है। अब यहां पर देखते हैं क्योंकि लगाकर, भारत के संविधान में के भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के पूरक है क्योंकि मूलभूत अधिकार प्रवर्तनीय है, इसका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। हालांकि आप यहां पर ये कहते हैं कि भैया 1980 का जो वाद है वो इस बात को प्रमाणित करता है क्योंकि 1980 के वाद में ऐसी बात कही गई थी। अगर ऐसा कोई सेंटेंस यहां पर लिखा होता तो वो इसका कारण स्पष्ट कर रहा होता, परंतु यहां पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि दोनों ही कथन सत्य है परंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य है परंतु जो रीजन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? डी, यानी कि बिकॉज और क्योंकि लगाकर आप इस सेंटेंस की सार्थकता को देखकर आप जो है आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित जो राज्य शब्द है उसकी परिभाषा में कौन नहीं है? तो अभी मैंने कहा था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, और इसके अलावा जो भी राज्य की हैसियत से काम कर रहे हैं वो तमाम सारे उपकरण। तो अब यहां पर देखिए कि जो है राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जोधपुर विकास प्राधिकरण, ठीक है, हाँ अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी है, प्राधिकरण, और जयपुर में स्थित राजनीतिक दल का मुख्यालय और जयपुर नगर निगम। देखो जयपुर नगर निगम तो ऑब्वियस सी बात है राज्य ही है। ठीक, दूसरा क्या है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण भी जो है, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, ये भी जो है आपके स्थानीय विकास का ही अंग होती है, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से राज्य विद्युत बोर्ड जो है वो सरकार की ही हैसियत से काम कर रहा होता है, तो ये भी नहीं होगा। परंतु पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुख्यालय है वो राज्य की हैसियत से, वो स्टेट की हैसियत से कैसे काम कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन जयपुर जो है वो क्या है? वो स्टेट नहीं है। स्टेट कौन सी है? तो आपके सेंट्रल जो लेवल की जो अथॉरिटीज है, यानी कि संसद है, आपकी कार्यपालिका है, आपकी न्यायपालिका है, राज्य में आपके विधायिका है, राज्य की कार्यपालिका है और राज्य की न्यायपालिका, यानी कि राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री, सीओम, सेक्रेटरी, ये जो है ना वो सबके सब राज्य है, परंतु किसी पार्टी का मुख्यालय राज्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से स्थानीय प्राधिकरण जितने भी है, आप जितने भी न्यास, अधिसूचित क्षेत्र निगम, ठीक है, जितने भी आपके पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये तमाम सारी चीजें जो है वो राज्य है, परंतु राज्य क्या नहीं है? राजनीतिक पार्टी का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व कर्तव्यों के बीच में सही संबंध को बताता है? करेक्ट रिलेशन बिटवीन द राइट एंड ड्यूटीज कौन बताता है? ठीक है, राइट आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, यानी कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो आपस में सह संबंधित है। देखो हो सकता है कि क्लास पहले अपलोड हो जाए, जब मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे तब उसमें स्वर्ण सिंह समिति या फिर रशिया में भी जो है, जो यूएसएसआर था, वहां पर मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए ये बात कही गई थी कि जैसे नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उसी प्रकार से जो नागरिकों को क्या है? कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अगर आपको अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी उसके साथ में संलग्न होने चाहिए, यानी कि कर्तव्य और अधिकार जो है वो आपस में क्या है? को रिलेटिव है, को सह संबंधित है। ठीक है, पहला सेंटेंस सही लग रहा है। दूसरा, अधिकार व्यक्तिगत है इसीलिए समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। देखो राइट आर पर्सनल, ठीक है, राइट जो है वो पर्सनल है, हेंस इंडिपेंडेंट सोसाइटी एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये कोई सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। दूसरा अगला सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि ये तो है ही नहीं। राइट एंड नो ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। ऐसा कैसे हो सकता है? नागरिक व्यक्तित्व के विकास के लिए और अधिकार जो है, हाँ, व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार है, न कि कर्तव्य। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ही जरूरी नहीं होता है, वो कर्तव्य भी जरूरी होता है। ठीक है,
तो ये वाला सेंटेंस भी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है न कि कर्तव्य। ये कैसे हो सकता है, राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। लोगों का कर्तव्य जरूरी है कि लोग जो है वो जो आपकी जो सामाजिक संस्कृति है उसका जो है संरक्षण करे। लोग जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और आपकी जो आदर्श है संविधान में वर्णित उनका पालन करें। लोग जो है ऐसी वैज्ञानिक प्रथाओं को अपनाएं। महिलाओं के विरुद्ध जो है जो भी असम्मानजनक जो चीजें हैं उनको त्यागे। यानी कि राज्य की सत्ता जो है उसको उसके अकॉर्डिंग जो बिहेव करे, या फिर जो आप यूं कहो कि जो नागरिकों के कर्तव्य है वो तो राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यहां पर ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर इसके अंदर जो आंसर है वो पहला ही सही होगा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में सहसंबंधित है, इनको आपस में अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे ही आपको अधिकार मिले हैं तो कर्तव्य भी आपको मिलेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो है वो किन किन चीजों का वर्णन है। तो प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये सही बात है कि हमने एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में पढ़ा था, तो उसमें ये कहा था कि मानव का जो दुर्व्यापार होता है, मानव की जो तस्करी होती है, जो जबरन श्रम होता है, वो प्रतिबंधित है आपके आर्टिकल 23 के तहत। ठीक, अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये तो आपके आर्टिकल 17 में पढ़ा है, और राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार वाले सेट में आता है, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही अपन को थोड़ा सा क्लू मिलता है तो हम तुरंत ऑप्शन पे जाना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। जैसे कि पहला वाला राइट है, तो पहला जिसमें नहीं है वो गलत हो गया। दूसरा हमें पता चला कि 17 जो है वो गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत है, तो जिसमें दूसरा है वो भी आपके गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर सीधा निकल के आएगा 1 और 4। आपको नीचे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, परंतु फिर भी हम अश्योरेंस के लिए जो है नीचे भी जाएंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये जो अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा है वो आपके आर्टिकल 29 और 30 में है। तो इसका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, यानी कि 3 भी गलत होगा, तो 3 तो पहले से ही गलत हो रहा है। ठीक है, चौथा क्या, कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगारों का प्रतिबंध, यानी कि जो आपके बालक है उनको खतरनाक व्यापार में नहीं लगाया जा सकता। ये जो जो आपके बाल मजदूरी है उसका उल्लेख आपके आर्टिकल 24 में वर्णित है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि 1 और 4 सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा का क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू है जिसमें क्या होता है कि न्यायपालिका देखती है कि कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश, विधायिका द्वारा बनाई गई विधि क्या संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको शून्य व अकृत यानी कि नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि कानूनों और कार्यकारी आदेशों, यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यकारी पालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति, ये लगभग सही लग रहा है। ठीक है, विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता, यानी कि द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम, मतलब क्या संसद के विजडम को चैलेंज कर सकते हैं क्या हम, नहीं। संसद का विजडम जो है, यानी कि संसद ही तो अधिकृत है कानून बनाने के लिए, तो इसके विजडम को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा न्यायपालिका, ऐसा कैसे हो सकता है। जब तक अधिनियम तो बनता ही तब है जबकि राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता तब तक तो वो केवल विधेयक मात्र होता है। यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका के द्वारा, उससे पहले तो वो बना ही नहीं है ना अधिनियम, और अधिनियम की ही जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, विधेयकों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति होने से पहले जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओवन जजमेंट गिवन अर्लियर सिमिलर टू द डिफरेंस केस। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका जो है अपने खुद के द्वारा दिए गए जजमेंट की जो है वापस से देख सकती है, ये बात सही है, परंतु ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है संसद के द्वारा बनाई गई विधियों और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों के संविधान सम्मत होने या न होने का न्यायपालिका के द्वारा लिया गया फैसला, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान कहां पर शामिल किया गया। प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में। देखो ये तो इसका आंसर तो है, क्योंकि हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिया है, तो उसके आर्टिकल 51 में, यानी कि कंप सामान्य
अंत जो हमने पढ़ा था, तो ये अंत का मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और वो तमाम सारी 4 बातें उसमें उल्लेखित थी कि हम जो है जो समझौते हैं उसका सम्मान करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेंगे, और अगर कोई विवाद है तो उसका मध्यस्थता से सोल्व करेंगे। तो वो तमाम सारी बातें अंतरराष्ट्रीय शांति में सम्मिलित है, यानी कि आर्टिकल 51 डीपीएसपी का ये भाग है, यानी कि इसका आंसर तो ये निकल गया। संविधान की प्रस्तावना भी हमने पूरी पढ़ ली है, उसमें कहीं पर भी अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख नहीं है। मौलिक कर्तव्य अब हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी उल्लेख नहीं है। और 9वीं अनुसूची तो आपको पता ही है कि 9वीं अनुसूची तो उन कानूनों के लिए लाई गई थी जिनको की न्यायिक समीक्षा से बचाना था, तो ये भी उससे संबंधित नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समता है और विधि का समान संरक्षण शब्द है वो किस देश के संविधान से लिए गए? देखो, ये दोनों के दोनों जो वर्ड है वो अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं। हालांकि हो सकता है कि ये प्रश्न जो है वो डिलीट किया गया हो बाद में, क्योंकि विधि के समक्ष समता जो है वो हमने पढ़ा था कि ये तो है वो ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है। ठीक इसी प्रकार से जो विधि का समान संरक्षण जो है वो आपके विधि का समान संरक्षण जो है वो अमेरिकी मूल की अवधारणा है। ठीक है, यानी कि यूएसए मूल की अवधारणा। तो इसके अंदर आंसर तो वैसे 2 और 4 होगा, परंतु क्योंकि ये प्रश्न जो है, हाँ, अगर प्रश्न ऐसा आता है कि अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समता किसमें उल्लेखित है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। अगर ये आता है कि विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका आंसर होगा जापान। ठीक, हालांकि विधि के समक्ष समता जो है वो आपके विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में फिर जब हम बात करेंगे तो वो आपके जापान से भी ली गई थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करती है, यानी कि अंडर हाँ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन किसमें वर्णित है आर्टिकल 14 के तहत? तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि एवी डाइसी ने विधि के शासन के तहत यह कहा था कि विधि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है, जो विधि की प्रत्याशा है, विधि की प्रत्याशा ये होती है कि सभी लोग जो है विधि के समक्ष समान है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, किसी को भी विधि के बियॉन्ड जाकर दंड नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो तमाम सारी जो चीजें हैं वो विधि का शासन में ही वर्णित है। हालांकि न्याय जो है वो यूएसए की अवधारणा है, जिसके तहत किसी को भी आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। युक्ति युक्त रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमने आर्टिकल 19 के संदर्भ में देखी थी, और शक्ति पृथक्करण जो है वो भी इससे थोड़ा सा संबंधित है, परंतु रूल ऑफ लॉ जो है उसमें भी, मतलब रूल ऑफ लॉ एक बड़ा दायरा है जिसके अंदर शक्ति पृथक्करण आता है। ठीक है, यानी कि रूल ऑफ लॉ इसके अंदर आंसर होगा। किस अनुच्छेद में महिला व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य के द्वारा किए गए हैं? ठीक है, तो हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था कि जो राज्य जो है वो आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पर हमने जब आर्टिकल 15(3) पढ़ा था, तब वहां पर यह पढ़ा था कि राज्य जो है वो महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये मूल रूप से संविधान में उल्लेखित था, तो ये आंसर इसका है। 15(2) में तो आपके जो नागरिक है उनको ये कहा गया था कि जो आप जो है क्या नहीं कर सकते, आप आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। 15(4) तो आपके जो है SC ST OBC के आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और 15(1) क्या था? 15(1) राज्य को यह कहता है कि आप जो है आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा शिक्षा से संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अनेक आर्टिकल जो है वो शिक्षा से संबंधित है, जैसे स्पष्ट रूप से 45वां आर्टिकल जो है वो शिक्षा से संबंधित है। हालांकि आप जब दूसरे आर्टिकलों की बात करोगे तो भी जो है SC ST कम्युनिटी के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात जो की गई है वहां पर भी शिक्षा का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि अशोक में, ठीक है, अशोक यानी कि 46 आर्टिकल नंबर 46 में जो है उसमें भी आपके शिक्षा का मतलब का प्रावधान शामिल है। इसी प्रकार से जो है आप देखोगे कि और जो पहले वाले आर्टिकल है वहां पर भी शिक्षा का प्रावधान शामिल है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें भी शामिल है। 5वीं और 6ठी अनुसूची जो कि आपके शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया और अमी मैत्री से संबंधित था, आपको ट्रिक याद होगी, राणा भविसरा SNT अमी मैत्री। तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची इन दोनों ही क्षेत्रों में जो शिक्षा से संबंधित प्रावधान है वहां से निश्चित रूप से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ाई है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की कहानी सुनाई थी कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से शिक्षा समेत जो 5 विषय है वो राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाला है। यानी कि 7वीं अनुसूची में जिन 3 अनुसूचियों की बात है उसमें संवर्ती सूची में जो है आपकी शिक्षा का प्रावधान सम्मिलित होगा।
यानी कि ये इसमें जो है वो सारे ही आंसर सही लग रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय व समुदाय के को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें किन विशेष लाभों का मतलब उनको कौन से विशेष लाभ मिलेंगे, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल्ड टू, मतलब उनको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्योंकि ये अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यकों के अधिकार तो आपको पता है कि आर्टिकल 29 और 30 में उल्लेखित है कि उनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है, उनको भाषा लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के और अधिकारों की बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना उनका प्रशासन कर सकता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही लोकसभा में समुदाय के एक प्रतिनिधि को नामित करेगा। ऐसा प्रावधान कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा है। जब हम संसद पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीयों को नामित कर सकता है। ठीक, इसी प्रकार से राज्यसभा में 12 जो है गणमान्य व्यक्तियों को भी नामित कर सकता है, जो कि आपके विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्टता प्राप्त की हुई है, खेल से संबंधित या फिर जो है आपके साहित्य संस्कृति इनसे संबंधित, तो वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ये वाला जो है। और हालांकि आंग्ल भारतीयों का एक सदस्य वाला तो आपके राज्य विधान मंडल में नामांकित किया जाएगा, तो ऐसा प्रावधान हमें सुनने को मिलता है। परंतु क्योंकि अभी हाल ही में जो आरक्षण का ईडब्ल्यूएस का जब आरक्षण दिया गया था, उस समय जो है आंग्ल भारतीयों के जो आरक्षण था, जो कि संसद में 2 सीटें थी और राज्य विधानमंडलों में जो 1 सीट थी, उसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि ये प्रावधान भी अब नहीं रहा। हालांकि इसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है अल्पसंख्यकों को का एक प्रतिनिधि नामित करने से, यानी कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से आपके गलत हुआ। आंसर पर जाएंगे अपन कोड पे कि 1 किस में है, तो 1 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 कहां कहां पर है, तो 2 यहां पर है, तो ये दोनों की ही आपके गलत हो गया। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है कि 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सही बात है कि 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए वहां पर योजना है। तो यहां पर हो सकता है कि एक ऑप्शन कट गया हो, यहाँ पे 1 व 3 आंसर होगा, क्योंकि 15 सूत्री जो कार्यक्रम है उनमें अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पर जो है जो आपके बी आंसर है वो होगा, यानी कि जो भी है, पर यहाँ पर 1 व 3 दोनों के दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस सही है, 2 आपके ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किस श्रेणी में भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। तो हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो समानता की बात है, उसमें आर्टिकल 17 में आपके ये अस्पृश्यता की बात की गई थी, यानी कि इसमें समानता का अधिकार आपके आंसर होगा। ठीक है, निजता का अधिकार, ये राइट टू प्राइवेसी, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो पुट्टस्वामीवाद जो 2017 का है, उसके अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर व्याख्यात किया था कि आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे है क्योंकि बाद में क्वेश्चन जोड़े गए हैं, तो उनको देख लेंगे अपन बाद में। हाँ, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन कथनों पर विचार करना है कि जुडिशियल कस्टडी, देखो जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। जुडिशियल कस्टडी वो होती है कि जब किसी अपराधी को जो है न्यायालय में पेश किया जाता है, किसी अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय उसको जो है जेल में भेज देता है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेजा जाता है। जब थाने में बंद होता है व्यक्ति तब वो जुडिशियल कस्टडी नहीं होता है, जब जेल में जाता है तब जुडिशियल कस्टडी होती है। जो जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इज इन द custody of the concerned magistrate. Such accused is locked up in the police station, not in jail. देखो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं रखा जाता बल्कि पुलिस थाने में बंद किया जाता। नहीं, पुलिस थाने में बंद नहीं किया जाता, ऐसे अभियुक्त को कहां पर रखा जाता है, जेल में ही रखा जाता है, और ये मजिस्ट्रेट के हिरासत में होता है। ठीक है, न्यायिक हिरासत में जो भेजा जाता है, जो 24 घंटे में जब भेजा जाता है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा जाता है, जेल में भेजा जाता है। पहली बात ये वाला सेंटेंस वो गलत हो गया। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध की पूछताछ करने की अनुमति नहीं मिलती, यानी कि ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये सही बात है कि विदाउट अप्रूवल ऑफ कोर्ट हम जो है उस सस्पेक्ट को पूछताछ नहीं कर सकते, ऐसा
जो है अधिकार पुलिस के पास में नहीं है कि वो बिना किसी कोर्ट की अनुमति के ही उससे पूछताछ करे। यानी कि ये जो है वो सही कथन है, यानी कि यहां पर जो आंसर होगा वो 2 नंबर का आंसर होगा। यानी कि जब हमें शुरुआत में गिरफ्तार किया जाता है तब पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, वो जुडिशियल कस्टडी नहीं होती। जुडिशियल कस्टडी जब हम मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, जुडिशरी के सामने जाते हैं और वो जब हमें जेल में भेजते हैं तो उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा जुडिशियल कस्टडी में फिर उससे पूछताछ की अनुमति भी जो है जुडिशरी से मांगी जाती है, तो वो इसी संदर्भ में ये प्रश्न बनाया गया था। इसके अंदर आंसर केवल 2 होगा। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 में समानता शब्द है का अर्थ क्या है, तो ये तो हमने पहले ही कर लिया कि विधि का समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द लॉ, इसमें आंसर होगा। व्हाट इज द करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 15 जब हमने पढ़ा था, मैंने एक ट्रिक बताई थी RRCSP। तो RRCSP में क्या है, पहला है रिलीजन यानी कि धर्म, दूसरा है आपके रेस यानी कि आपके मूल वंश, तीसरा है आपके कास्ट यानी कि जाति, सेक्स यानी कि लिंग, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान। तो यहां पर जो है आप देखो कि सबसे पहले आएगा आपका धर्म, ठीक है, धर्म आ गया, फिर मूल वंश आएगा, फिर जाति आएगा, फिर लिंग आएगा, यानी कि 2 इसमें आंसर होगा। इसके बाद में और क्या आता है, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान, इसके अंदर आंसर अगर आगे दिया होता तो होता, ठीक है। यानी कि मूल वंश पहले नहीं आता, जाति भी पहले नहीं आती, धर्म भी पहले नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 15 क्या था, मतलब अच्छा कब ऐड किया गया था, कौन से अमेंडमेंट में जो है विच अमेंडमेंट आर्टिकल क्लोज 4 वाज एडेड टू आर्टिकल 15। तो कब जोड़ा गया था आर्टिकल 15 में क्लोज 4, तो हमें पता है कि क्लोज 4 में जो है वो क्या लिखा गया था कि SC ST और जो आपके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए जो है राज्य कोई प्रावधान कर सकती है 15(1) और 15(2) के होने के बावजूद, ठीक है। यानी कि इनके लिए रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो आपके 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसी समय किया गया था। मूल रूप से केवल 15(3) तक के ही आर्टिकल जो है वो आपके संविधान में विद्यमान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 15 खंड 5 जो है जिसमें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो किस संविधान संशोधन में अंतर स्थापित किया था। तो 15(3) में जो है वो तो आरक्षण का प्रावधान है जो है आपके विधानसभाओं में, आपके जो है दूसरी संस्थानों में, सॉरी 15(4) में, 15(3) में तो महिलाओं के लिए प्रावधान है, आपको पता है महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए आपको कदम उठाने का अधिकार है सरकार को। 15(5) में जो है वो प्रावधान किया गया है उनका शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों IIT इनमें जो प्रावधान शामिल किया गया था तो वो 15(5) था। 15(6) में आपके EWS का आरक्षण दिया गया है, तो यहां पर आंसर जो होगा वो 15(5) कब शामिल किया गया था, तो वो 93वें संविधान संशोधन के अंदर जो है वो 15(5) शामिल किया गया था, तो इसके अंदर आंसर जो है आपके डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16(1) में प्रदत्त अधिकार उपलब्ध किनको है, तो हमें पता है कि 15, 16, 19 और 29, 30 ये मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका, केवल ये ही वो अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी को प्राप्त है, यानी कि नागरिकों और विदेशियों को बाकी सभी अधिकार प्राप्त है। यानी कि 14 ले लो आप, ठीक है, 17, 18 ले लो, 20 ले लो, ठीक है, तमाम सारे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक ले लो, तो वो तमाम सारे अधिकार किसको प्राप्त है, वो सभी लोगों को प्राप्त है जो कि विदेशी भी है उनको भी, परंतु ये वाला अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो 16(1) किसको प्राप्त होगा, 16(1) केवल और केवल नागरिकों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलो which article of constitution deals with the equality of the equality of opportunity in public employment में जो है equality दी जाएगी, क्योंकि यहां पर जो आरक्षण का प्रावधान है वो अलग है, और 16 में हमने कहा था कि अवसर में समता, ठीक है। राज्य जो है वो RRCSP प्लस DR के आधार पर जो है वो विभेद नहीं करेगा, ऐसा 16(2) में हमने पढ़ा था, यहां पर अवसर की समता पढ़ा था, और 16(2) में RRCSP प्लस DR के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसमें आंसर जो है आपके लोक सेवाओं में अवसर की समता की बात 16(1) में की जाती है और 16(2) में वो वाली बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16(2) आ गया, देखो 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है,
तो मैंने अभी आपको बताया कि आर आर सी एस पी प्लस डी आर का उल्लेख है, आर आर सी एस पी प्लस डी आर, यानी कि डिसेंट यानी कि जहां से वो उसका उद्भव हुआ है, और रेजिडेंस यानी कि जहां पर वो निवास करता है, निवास और उद्भव। ठीक है, इससे तो अपन अवगति है कि रेस यानी कि अच्छा रिलीजन यानी कि धर्म, रेस यानी कि मूल वंश, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर देखो प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान का तो उल्लेख किया हुआ है भैया, धर्म का भी उल्लेख किया हुआ है, डिसेंट यानी कि जो है उद्भव उसका भी उल्लेख किया है, परंतु योग्यता का उल्लेख नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलिजिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आरआरसीएसपी प्लस डीआर में कहीं पर भी इलिजिबिलिटी शब्द उल्लेखित नहीं है। आर्टिकल 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, सही बात है। तो वो क्या है, क्या वो निहित अधिकार है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या एब्सोल्यूट है, क्या इनहेरिटेंट है? इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्या निहित अधिकार है, ठीक है, क्या 19 में मतलब आपको सीधा रूप से स्पष्ट नहीं है, और क्या उसके अंदर निहित है क्या? नहीं, ये सीधे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। क्या ये प्रतिबंधित अधिकार है? तो सही बात है, क्योंकि 19(1) में जो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अंदर अगर अंतर्निहित की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, परंतु 19(1) पर 19(2) के आधार पर जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी कि ये कौन सा अधिकार है, प्रतिबंधित अधिकार है। ये पूर्ण अधिकार नहीं है, ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट दे दिया आपको कि आप फ्री हो वाक और अभिव्यक्ति के लिए, नहीं। ये उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार जैसी तो कोई बात हमारे यहां पर है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर आंसर बी होगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट inserted the word sovereignty and integrity of India in Article 19? आर्टिकल 19 में अब sovereignty और integrity शब्द हमने तो भैया प्रस्तावना में पढ़ा है, हमने तो बाद में मूल कर्तव्य में पढ़ेंगे, परंतु आर्टिकल 19 में कब था? तो आप याद करो, आर्टिकल 19(2) में दो नए शब्द जोड़े गए थे बाद में, तो उनके अंदर जो है आपके sovereignty और integrity भी था, ठीक है, जिसमें राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, ऐसी शब्दों की जब जिक्र कर रहे थे ना अपन, 8 शब्दों का जिक्र उसमें किया हुआ था। तो 2 शब्द आपको पता हो तो बाद में जोड़े गए थे, और वो 2 शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो वो 16वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, ठीक है, जिसमें ये प्रभुता और अखंडता जो शब्द है उसका भी उल्लेख जो है वो बाद में किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 44वां से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, 38वें से भी। किस अनुच्छेद में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित किया गया है? अभी अपन ने देखा कि आर्टिकल 19(1) में जो स्वतंत्रता है दी गई है वाक व अभिव्यक्ति की, उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन किस पे लगाया गया है? 19(2) में लगाया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? 19(2) होगा, कि 8 आधारों पर जो है आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है। आपके देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के आधार पर, विदेशों से संबंध के आधार पर, न्यायपालिका की अवमानना के आधार पर, ठीक है, आप जो है संसद की अवमानना कर रहे हो, आप जो है लोक नैतिकता, लोक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हो, तो वहां पर ये चीजें उल्लिखित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो यही हो गया। अनुच्छेद 22 में निम्नलिखित में से किस आधार पर सुरक्षा नहीं देता? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 जो है आपके मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित है। तो मनमानी गिरफ्तारी में आपको पता हो तो 3 मैंने बताया था कि मनमानी गिरफ्तारी से कैसे रोका गया है राज्य को, कि भाई आप किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हो तो उसका कारण बताओगे, उसको अपने अधिवक्ता से बात करने का अधिकार दिया जाएगा, उसको जो है आप क्या नहीं कर सकते, उसको आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना ही पड़ेगा, यानी कि उसके आधार, गिरफ्तारी के आधार की सूचना दी जाएगी। मेडिकल परीक्षण वाली बात नहीं की गई है, ठीक है, यानी कि यही इसका आंसर होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी सही बात है। और 24 घंटे के बिना जो है उसको 24 घंटे से अधिक जो है बिना मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के नहीं रखा जा सकता, ठीक है, ये सही बात है कि उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने, नो पर्सन इज टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट ही उसकी इस अवधि 24 घंटे की अवधि को बढ़ा सकता है, उसके बिना जो है आप उसको नहीं मतलब बढ़ा सकते 24 घंटे की अवधि को, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द अरेस्ट जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, वो उसके अंतर्गत एक मूल अधिकार है, किस मामले में स्थापित किया गया था? यानी कि ये जो राइट टू एजुकेशन है वो किस मामले में, हालांकि हमें पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको शामिल किया गया है, बाद में संविधान में भी शामिल किया गया है, परंतु ये वाद के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वाद था, तो इसके अंदर आंसर तो होगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य,
पहली बात कि इसी मामले के अंदर सबसे पहले जो है वो बालकों की शिक्षा को मूल अधिकार घोषित करते हुए ये बताया गया था कि ये तो आपके आर्टिकल 21 के तहत जो है आपके मूल अधिकार है। ये मामला था आपके 1993 का मामला था। ठीक है, अब एमसी मेहता केस क्या था? टी टीएमई पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाला केस क्या था? और उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाला केस भी लगभग लगभग इसी से ही जुड़ा हुआ था। कुल मिला के मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाले के ही मामले की व्याख्या करते हुए इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ते इसको है ना स्वीकार किया था। परंतु मूल रूप से इसमें स्थापित करने की बात पूछी गई कि किस मामले में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर एक होगा। अब बात करें एमसी मेहता बनाम जो कमलनाथ वाला मामला है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि जो आपके वन जंगल और जो पर्यावरण है उसके बारे में बात की गई थी, यानी कि इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से जो टीएमए पाई फाउंडेशन जो है, यहां पर अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उनकी बात की गई, यानी कि शिक्षा के अधिकार वाली बात यहां पर नहीं की गई, यानी कि ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर जो, क्योंकि यूपीएससी में जो आता है प्रश्न आते हैं तो उस पेपर से पहले लिखा होता है कि सर्वाधिक उपयुक्त जो शब्द ऑप्शन है उस पर टिक करे, तो यहां पर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा इसमें एक नंबर का आंसर, यानी कि ये ज्यादा उपयुक्त है कि मूल रूप से तो इसी में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के व्यापार को निषिद्ध घोषित किया गया? तो अभी हमने देखा था कि आपके आर्टिकल 23 व 24 जो है वहां पर ऐसा उल्लेख किया गया है, और 23 में मानव दुर्व्यापार की बात की गई है और 24 में बाल श्रम की बात की गई है, बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, बाल मजदूरी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपके आर्टिकल 23, क्योंकि 22 तो है मनमानी गिरफ्तारी और 21 एक है अभी शिक्षा का अधिकार अपन ने देखा। ठीक है, इसी प्रकार से 24 जो है आपके 24 जो है आपके बाल श्रम से संबंधित होगा, आर्टिकल 23 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय जो है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो हमने पढ़ा था कि हमको न्याय प्रदान करना, प्रस्तावना में पढ़ा था हमको न्याय प्रदान करना, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है, सही बात है। और आर्थिक न्याय का उल्लेख कहां पर मिलता है? क्या मौलिक अधिकारों में मिलता है? नहीं भैया, मौलिक अधिकारों में कहीं पे भी नहीं मिलता, वहां पर राजनीतिक अधिकारों की बात की गई है। क्या नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल आपके 38 देख लो, आपके 39 देख लो, और भी अनेक सारे आर्टिकल 39A देख लो, तमाम सारी जगहों पर आपको आर्थिक न्याय देते हुए नजर आएंगे कि जो है आपको ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापना करे। और 39 में जो है आपके संकेंद्रण और संवितरण की बात की गई, 39A में जो आपके गरीबों को न्याय देने की बात की गई थी, उनको आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई थी, तो 39A। इसी तरीके से डीपीएसपी में जो है हमको ये प्रावधान देखने को मिलता है, प्रस्तावना और डीपीएसपी में। मौलिक अधिकारों में हमको ये अधिकार देखने को नहीं मिलता, यानी कि डीपीएसपी में तो मिलता है, मौलिक अधिकारों में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन इसका बी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है वो आधारभूत है? ठीक है, मतलब भारतीय देश का जो शासन है उसको चलाने में सरकार जो है कौन से जो है आपके निर्देशों का पालन करेगी, कौन सा जो भारतीय देश का जो शासन चल रहा है उसका मूलभूत होगा? ठीक है, शासन जो चल रहा है अगर उसके मूलभूत तत्व की बात करें तो वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, वो नीति निर्देशक तत्व होगा। क्योंकि मौलिक अधिकार तो राज्य पर और जो है निर्बंधन लगाते हैं कि भैया आप लोगों की ये स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, आपको समानता से जो है ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप वो तो राज्य पर और प्रतिबंध लगाता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह अवसर देता है कि वो इसके अनुसार कानून बनाए, जैसे कि आपकी मातृत्व सहायता की बात की गई है। ठीक है, अमावेश के तहत, यानी कि जो आपके आर्टिकल 41-42 के अंदर जो मातृत्व सहायता की बात की गई है उसी के तहत जो है तमाम सारी केंद्र और राज्य सरकार जितनी भी प्रसूति महिलाएं हैं उनके लिए योजनाएं चलाई हुई है। ठीक है, आपके वन्य और वन्य जीव कल्याण की बात की गई है ना, वन्य और वन्य जीव संरक्षण की बात की गई, उसी के तहत तमाम सारे अधिनियम लाए गए हैं। तो वो कुल मिला के शासन के मूलभूत क्या होगा? डीपीएसपी होगा। 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको कारखानों और जोखिम नियोजन से अनुच्छेद 24 में इसका जो है के अंतर्गत प्रतिबंध किस नीति निर्देशक सिद्धांत? अभी देखो यही वाली बात कि ऐसा कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत था उसके अधीन रहकर ही जो है ये आर्टिकल लाया गया था, और उसके तहत सरकार जो है बाल श्रम निरोधी कानून भी बनाए हुए हैं। तो वो कौन सा नीति निर्देशक तत्व था? तो आपको पता है कि 39A जो है वो तो निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि गरीबों को जो न्याय दिया जाने के लिए, समान न्याय दिए जाने के लिए जो प्रावधान शामिल किया गया था। अनुच्छेद 41
अगर हम आर्टिकल अपने जो है उससे भी देखेंगे, समावेश की बात की गई थी। समावेश जो है वो क्या है, आपके आर्टिकल 41 था, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 ए और 43 बी क्या था, स। ठीक है, यानी कि ब में तो है मातृत्व सहायता और मानवोचित दशा। ठीक है, 43वें में क्या था, वेतन, निर्वाह वेतन की बात की गई थी। ठीक है, यानी कि यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर अधिकार की बात की गई थी। अधिकार कौन कौन सा, लोक सहायता पाने का, वही जो है आपको बुजुर्ग में और उनमें लोक सहायता पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का और काम पाने का अधिकार है। तो यहां पर आंसर क्या निकलेगा, क्योंकि 41 जो है वो अधिकारों की बात कर रहा है, 39 तो आपके 39 सासू की बात कर रहा था। ठीक है, और 40 जो है वो आपके ग्राम पंचायत की बात कर रहा था, यानी कि ग्राम पंचायत तो नहीं ही होगा, विधिक सहायता भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें 41 और 39 की, तो अधिकार वाले बात में जो है आप यहां पर देखोगे तो यहां पर शिक्षा पाने, काम पाने और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है, बाल श्रम की या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। परंतु 39 को जब हम सुनिश्चित करने को देखेंगे, अगर हम सुनिश्चित करने वाली बात को देखेंगे तो उसमें 6 बातें सुनिश्चित करने की मैंने आपको कहा था कि क ख, घ, घ, ग और छ। तो इन दोनों में सिमिलर बातें थी कि जो है आजीविका, पर्याप्त आजीविका दी जाएगी और क्या दिया जाएगा, स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। ख और ग में संवितरण और संकेंद्रण की बात की गई थी। और यहां पर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यहां पर कार्मिकों के स्वास्थ्य की बात की गई थी और बालकों को जो है, बालक सुकुमारों को उनकी शक्ति के बियॉन्ड, आयु के बियॉन्ड जाकर कोई काम करने का अधिकार नहीं हो, ये वाली बात थी। और यहां पर जो है वो बालकों के स्वास्थ्य के अवसर उन्हें दिए जाएंगे, पर्याप्त अवसर और सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। अब जब बालकों के कारखानों में काम करने की बात जब की जाती है तो ये इनके आयु के बियॉन्ड जाकर काम करने की बात की जा रही है, तो वो आपके आर्टिकल 39 ड में, यानी कि 39 का जो 5वां भाग है, 6 बातों में जो 5वां भाग है, वहां के तहत जो है ये आंसर आएगा इसका, यानी कि इसका आंसर आएगा 39 अंग। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 39 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर देखो कि ये जो है वो आपको पता चल रहा है कि ये जो है आपके मूल अधिकारों के आर्टिकल है। ठीक है, ये आपके आरएस के पेपर में जो आया हुआ है कि उपाधियों का निषेध आपके कौन से आर्टिकल में है, तो हमें पता है कि 18वें नंबर के आर्टिकल में है, क्योंकि जो 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है उसमें यहाँ पर विधि के समक्ष क्षमता, विधि का समान संरक्षण, 15 में जो है आपके आरआरसीएसपी के आधार पर कोई विभेद नहीं करोगे, 16वें में लोक नियोजन के विभेद की बात की गई थी, 17वें में अस्पृश्यता की बात की गई थी और 18वें में क्या है, उपाधियों के अंत की बात की गई। तो इसका आंसर होगा आपके एक और थर्ड। ठीक है, एक और थर्ड, 2 ऑप्शन कट गए। दूसरा, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, तो 25 से 28 तक आपके धार्मिक मामलों की बात की गई थी और 25 में तो आपको अंतःकरण की, प्रचार करने की स्वतंत्रता थी और 26 में जो है आपको समुदाय, जो आपके धार्मिक संप्रदाय है उसकी स्वतंत्रता दी गई थी कि भैया आप जो है प्रबंध कर सकते हो मामलों की, यानी कि आर्टिकल 26 जो है उसमें प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई थी, बी का 4। ठीक है, बी का 4, यानी कि आपके आंसर तो हो गया ये। अब अपन मिला लेते हैं, सी में फर्स्ट आ रहा है क्या, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, आर्टिकल 29 और 30 को हमने अल्पसंख्यकों के बारे में है और अल्पसंख्यकों की भाषा के बारे में आर्टिकल 29 में उल्लेखित है, भाषा, लिपि और संस्कृति और आपकी बोली को संरक्षित करने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वैसे तो दोनों को है, परंतु इसके अंदर आंसर जो है एक होगा, यानी कि ये भी सही बैठ रहा है। शिक्षा का अधिकार आपको पता है कि 21A में दिया गया था, यानी कि ये भी सही बैठ रहा है, इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंध में निर्णयों को कालक्रमानुसार चुनिए, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, जिसमें सारे ही जो मामले थे उनको पलट दिया गया था, शंकरी प्रसाद मामला और आपके जो है गोपालन मामला, इन तमाम सारे मामलों को पलट कर ये कहा गया था कि राज्य जो है वो फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकता, या फिर यूं कहो कि डीपीएसपी जो है वो लेस देन होगा किसके मामले में, फंडामेंटल राइट के मामले में। ठीक है, यानी कि जो है आपके 13(2) के तहत जो है वो 368 क्या होगी, 368 जो है वो विधि होगी। ठीक है, 368 के तहत आप संविधान संशोधन भी कर रहे हो तो वो भी विधि के तहत आएगा और उसकी न्यायिक समीक्षा करके हम उसको शून्य कर सकते हैं। ऐसी बात गोलकनाथ मामले में कही थी। केशवानंद भारती मामले में जो है एक बैलेंस व्यू अपनाते हुए ये कहा था कि भैया आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो, परंतु आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। या फिर जो है आपके डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इन तमाम सारी चीजों में यहाँ पर जिक्र किया गया था। मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत राज्य जो मामला है
वो आपके 1980 का मामला है। ठीक, इसी प्रकार से AK गोपालन केस, जिसका कि जिक्र मैंने यहां पर किया था कि गोलकनाथ मामले में इसी को चुनौती दी गई थी, तो ये 1950 का मामला है। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स केस और ये की बात हम करें तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपके आंसर होगा सबसे पहले तो डी, सबसे पहले डी, फिर आपके ए, डी के बाद में ए, यानी कि ये आंसर होगा। डी के बाद में ए के बाद में बी, केशवानंद भारती मामला, और सी यानी कि मिनर्वा मिल्स मामला, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। गोपालन केस में क्या कहा गया था, गोपालन केस में ये कहा गया था कि संसद जो है वो एफआईआर में संशोधन कर सकती है, और जो है आप जो है डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो, यानी कि 13(2) के तहत जो है 368 विधि नहीं है। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में भी यही बात की कही गई थी कि 13(2) के तहत 368 विधि नहीं है, परंतु आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल्स केस में भी यही केशवानंद भारती वाले मामले की ही बात की गई थी। हालांकि यहाँ पर क्या कहा गया था कि आप जो है न्यायिक समीक्षा करने को नहीं रोक सकते, न्यायिक समीक्षा भी एक आधारभूत तत्व है किसका, राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मेनका गांधी वाद जो कि 1978 का है, उसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद में आर्टिकल 21 के न्यायिक निवर्चन से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन है, मतलब कौन सा कथन जो है वो गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। ठीक है, अभी देख लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है आई थिंक अभी जो RS प्री हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है, और उसके बाद में जब मेंस हुआ है तब वहीं से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये गोल्डन ट्राइंगल जो है वो पूछ लिया गया था कि गोल्डन ट्राइंगल क्या है, तो गोल्डन ट्राइंगल यही था आर्टिकल 21, 19 और 14। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही देखते हुए अगर आप इसका पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लो तो वो तमाम सारे टिपिकल प्रश्न जो बन सकते होंगे, जैसे कि अभी अपन ने एक स्तंभ मूर्ति और एक केस देखा होगा। ठीक है, यानी कि ये यहां पर आपके, हाँ ये देखो, ये जो प्रश्न है ना, अब इसमें MC मेहता बनाम कमलनाथ मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है, TME पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामला, उन्नी कृष्णन केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इन MCQ में जो ABCD है उनको भी आपको एक्सप्लेन किया था, यानी कि जो PYQ है उनको हमने अपन को क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, तमाम सारे ऑप्शंस को भी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उनको अच्छे से पढ़ना है कि वो क्यों डाले गए। ठीक, अब यहां पर मेनका गांधी केस जो है हमने अभी पढ़ा था आपके, जो जब हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे तब गोल्डन ट्राइंगल वाली अवधारणा भी पढ़ी थी कि आर्टिकल 21, 19 और 14 जो है वो परस्पर अलग अलग नहीं है, वो क्या है, एक ही सेट है, उनको एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, अनन्य नहीं है, ये कथन सही है। और देखो, जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ में जीवन, मतलब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या इसी केस में की गई थी, यानी कि ये भी सही है। अब और देखो कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया, यानी कि सम्यक प्रक्रिया, यानी कि कौन सी वाली, प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है वही है, यानी कि वही कि केवल और केवल कार्यकारी क्रियाओं के खिलाफ आपको अपील करने का अधिकार नहीं है, आपको संसद की गतिविधियों के खिलाफ, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के खिलाफ भी अपील करने का अधिकार है, विधि को जांचने का अधिकार है न्यायपालिका के पास में हो कि वो सम्यक है कि नहीं है, रिजू है कि नहीं है, न्यायोचित है कि नहीं है, आपके जो है फेयर है कि नहीं है, जस्ट है कि नहीं है, ठीक है, रीजनेबल है कि नहीं है, वो तमाम सारी चीजें जांचने का अधिकार है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही होगा। यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया उसे जीवन व दैहिक, यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। यह बात गलत है, क्योंकि यह भार याचिकाकर्ता पर नहीं डाला गया था मेनका गांधी केस में, यह भार राज्य पर डाला गया था कि वो बताए कि आपके द्वारा बनाया गया जो कानून है वो आपके द्वारा बनाया गया जो कानून है वो सम्यक है, वो किसी के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहा है, वो क्या है, रिजू है, वो क्या है, न्यायोचित है, मतलब वो क्या है, रीजनेबल है। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीजों का भार तो राज्य पर, द बर्डन लाइज ऑन द पिटिशनर नहीं, स्टेट के ऊपर था टू प्रूव दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है विच डिप्राइव्ड हिम और हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी है कि नहीं है, ये पिटिशनर पर भार नहीं है, ये स्टेट पर भार है कि वो ये साबित करे कि ये आर्बिट्रेरी नहीं है, हमारा जो बनाया गया लॉ है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, यानी कि इसके अंदर आंसर क्या होगा, इसके अंदर आंसर 1 होगा। और अगेन हमें एक ये चीज भी मिली कि देखो यहां से अगर हमने पीटी में ये प्रश्न समझ लिया होता
तो अभी जितने भी आपके हालांकि सब तुक्का लगा के आए होंगे, परंतु फिर भी जो 50-60% जिनको कि गोल्डन ट्राइंगल पता नहीं था, तो वो गोल्डन ट्राइंगल आप यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो मौलिक अधिकारों का केवल भारत में नागरिकों को अनुद्यूत है? मैंने कहा था कि पोल 15, 16, 19 और 29, 30, इनको याद कर लो, इसके आधार पर आंसर निकल जाएगा। तो 15, 16, 29, 19, 15, 16, हाँ यहां पर देखो कौन सा नागरिकों को अनुदत है, केवल नागरिकों को अनुदत है। तो आपको पता है कि 14 तो है वो विदेशों को भी अनुदत है। ठीक है, 25 से 28 भी जो है आपको विदेशों को अनुदत है। अगेन 25 से 28 है। ठीक है, ये 15, 16, 19 और 30, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। किस वर्ष जो है भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया था कि आर्थिक व अन्य निर्योग्यताओं के आधार किसी नागरिक को निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये वो 39A की बात कर रहा है, 39K की बात कर रहा है। 39K में जो निशुल्क विधिक सहायता है, मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है ये प्रावधान इंदिरा गांधी के द्वारा शामिल किया गया था, यानी कि इसके अंदर आंसर होगा 1976। ठीक, अब देखो अगेन, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला हमें पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर अगर आप देखोगे तो मिनर्वा मिल्स मामला भी आपको पता है कि मिनर्वा मिल्स मामला 42वें संविधान संशोधन के विरोध में ही लाया गया था कि किस तरीके से 42वें संविधान संशोधन में किसकी व्याख्या कर दी थी कि भैया आप जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते आप, जो है हम विस्तार कर रहे हैं 31 का सारे के सारे डीपीएसपी तक, यानी कि सारे के सारे डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल आपके आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 31 है उसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो ये वाली बात किसमें कही गई थी? ये वाली बात आपके 42वें संविधान संशोधन में कही गई थी। इसी के अगेंस्ट में इन दोनों को नल एंड वॉइड घोषित करती है मिनर्वा मिल्स केस में, यानी कि आप न्यायिक पुनरावलोकन भी जो है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो हम करेंगे, और डीपीएसपी का विस्तार जो है सारे के सारे ही आर्टिकल, डीपीएसपी के सारे ही आर्टिकल का आप विस्तार इतना नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर जो है एक ऑप्शन मिलाने से भी आंसर निकल सकता है कि बी को जब एक से मिलाएंगे तो बी एक केवल इसमें है, तो आंसर तो इसका ये आ जाता। अब बात आती है कि इसकी शल्य चिकित्सा करने की, कि हम क्या इससे निकाल पाते हैं। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद क्या था? इसमें यह था कि इंदिरा गांधी को जो है उन्होंने उन पे करप्शन का आरोप लगाया था कि सरकारी गाड़ियों का इनका इस्तेमाल किया गया चुनाव जीतने में, तो उनके चुनाव को जो है क्या है अयोग्य घोषित किए जाने की बात इस मामले में थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जैसा कि हमें यहां से भी पता चल रहा है कि ये तीसरे से संबंधित है, यानी कि 39वां संविधान संशोधन लाया, और 39वें संविधान संशोधन में यह कह दिया कि जो भी चुनाव होते हैं उनकी जो है समीक्षा आप नहीं कर सकते, उनकी न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते। यानी कि ये पूरा का पूरा टॉपिक न्यायिक समीक्षा से संबंधित है कि उनकी जो है न्यायालय को उसमें राय देने की, न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है चुनावों के मामलों में। ठीक है, पीएम के चुनाव के मामले में या फिर जो विधायक और सांसद जो चुनाव है उनके मामले में न्यायपालिका को अपना निवर्चन देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो तो ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला और 39वां संविधान संशोधन हमें समझ में आ गया, यानी कि फ्यूचर में यहां से भी क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है। मिनर्वा मिल्स केस हमने पढ़ लिया कि हो तो होलाहन बनाम जिशिलू जो केस है वो जो है वो आपके संबंधित है 52वें संविधान संशोधन में। ये किस तरीके से संबंधित है कि 52वें संविधान संशोधन में जिसमें कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कि दल बदल के आधार पर जो है आप किसी भी सांसद या विधायक को जो है अयोग्य घोषित कर सकते हो, ऐसी शक्ति अध्यक्ष के पास में रहती है। परंतु कि हो तो होलाहन बनाम जिशलू मामले में न्यायपालिका ने यह कहा कि भैया अध्यक्ष की जो शक्ति है ना, हम उसका जो है न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि हम जो है अगर आपने किसी को अवैध घोषित कर दिया, किसी के किसी सदस्य की सांसद मतलब उसकी संसद की सदस्यता जो है उसको अवैध घोषित कर दिया, या फिर किसी अन्य दल में वो गया है तो, या फिर उसने कोई आपकी बात नहीं मानी, विप की कोई बात नहीं मानी और आपने उसे माफ नहीं किया और इस आधार पर भी आपने किसी की सदस्यता को निरस्त कर दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार रखेंगे। ये क्यों हो तो होलाहन बनाम जिशिलू मामले जो 2007 का है उसमें ये डिसीजन दिया गया था, किसके अगेंस्ट में? 52वें संविधान संशोधन के अगेंस्ट में। ठीक, यानी कि यहां पर भी न्यायिक समीक्षा वाला ही बात है।
अब पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश और 32वां संविधान संशोधन किस प्रकार से रिलेटेड है? तो ये इस प्रकार से रिलेटेड है कि 32वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि आंध्र प्रदेश जो सरकार है उन्होंने एक प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना की थी, और प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि जो भी वहां के अफसरों के वादों को देखती है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण में ये प्रावधान किया गया था कि ये जो प्रशासनिक प्राधिकरण है इसके निर्णयों की जो है न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते, या फिर हाईकोर्ट के जो अधिकार है उसके अधिकारों का अधिहरण कर लिया था किसने? इस प्रशासनिक प्राधिकरण ने। तो न्यायालय ने यह कहा था पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश वाले राज्य मामले में कि आप जो है हमारे न्यायिक मतलब ये जो है ये जो भी निर्णय देवे उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर जो है ये वाला केस था। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो आंसर आपके ये हो जाता है, और इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने बता दी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन आपके डीपीएसपी से है। वो डीपीएसपी की जो ट्रिक थी हमारी, आपको पता ही है कि कहां से स्टार्ट हो रही थी? सासू अमावेश, इसमें यहां पर आपकी पंचायत भी है, जिसमें आपके 39A में जो है आपके निःशुल्क विधिक सहायता भी है। अमावेश शशि अशोक का भी नाम मैंने आपके लिए जोड़ा था, शशि अशोक। फिर यहाँ पे कप सामान्य अंत। ठीक, यहां पर देखो कौन कौन से आर्टिकल की बात की गई। एक तो 49 नंबर के आर्टिकल की बात की, यानी कि 51, 50 और 49। 51, 50 और 49। 49 यानी कि स्मा, तो स्मारकों की बात कहां पर की गई है? ये स्मारकों की बात ये की हुई है, यानी कि डी में 4। तो डी में 4 कहां पर है? डी में 4 दो जगह है, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, और देखो आर्टिकल नंबर 48A, तो ये तो आपके 48 हो गया, और 48A यानी कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव वन और वन्यजीव संरक्षण की बात कहां पर की गई है? 48A में जो है आपके पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, यानी कि आंसर तो ये निकल के आ गया। अब अन्य आर्टिकलों को देख लेते हैं। 39A अब भी देखा, विधिक सहायता की बात की गई है, यानी कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता 39A में। काम का अधिकार, काम का अधिकार कहां पर दिया गया है? तो आपको पता है कि आर्टिकल 40 में पंचायत है, 41 में क्या है? है। और ए में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो ए में अधिकार दिए गए हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का। किसका अधिकार? लोक सहायता पाने का। और लोक सहायता भी कौन कौन से केस में? तो 5 केस में, कि आप बेकार हो, आप बुजुर्ग हो, आप जो है क्या हो, आप बीमार हो, आप निशक्त हो, और अन्य कोई अभाव की स्थिति है, तो भी आप क्या पा सकते हो? सहायता राज्य से पा सकते हो। यानी कि काम का अधिकार कहां पर है? आर्टिकल 41 में। तो इसका आंसर यानी कि यही होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के सही युग्म का पहचान करिए। तो सही युग्म, अगेन यही ट्रिक को देखते हैं अपन। क्या समान व निःशुल्क सहायता विधिक सहायता का जो अधिकार है, सहायता का जो बात की गई है, क्या वो अनुच्छेद 42 में की गई है? नहीं, वो तो अनुच्छेद 39A में की गई है। ये 39A में समान निःशुल्क विधिक सहायता की बात की। क्या कृषि व पशुपालन के संगठन की बात अनुच्छेद 43 में है? नहीं, ये तो 48 में है, क्योंकि कप में ये क्या है? कृषि व पशुपालन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या ग्राम पंचायतों के संगठन की बात 41 में है क्या? नहीं, ये भी 41 में नहीं है, ये भी कहां पर है? 40 में है। ये पंचायत की बात 40 में है। क्या स्त्री और पुरुष को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात क्या 39 में है? हाँ, ये बात 39 में है, क्योंकि सासू में सू जो है, किस चीज को हमें सुनिश्चित करना है? तो 6 चीजों को हमें सुनिश्चित करना है। मैंने पहले भी ये लिख दिया था आपके कि क ख ग घ ng और छ की जब हम बात करते हैं, तो क और घ में सिमिलर बातें हैं, यानी कि यहां पर तो जो है आपके पर्याप्त आजीविका की बात है। यहां पर किसकी बात है? कि पर्याप्त आजीविका दी जाए सभी नागरिकों को, सभी स्त्री पुरुषों को क्या दी जाए? पर्याप्त आजीविका दी जावे सभी स्त्री पुरुषों को। जबकि यहां पर क्या है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए जो है वो समान वेतन दिया जावे, यानी कि 39 घ के अंदर जो है वो ये प्रावधान है। समान वेतन का अधिकार कहां पर है? 39 घ में है। कहने का मतलब यह है कि अगर इनसे कोई टफ क्वेश्चन भी पूछ ले, जैसे कि 38 सासू में सा क्या था? तो सा था आपके सामाजिक
व्यवस्था एस्टेब्लिश करनी है। सामाजिक व्यवस्था कैसी एस्टेब्लिश करनी है? तो वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था एस्टेब्लिश करनी है जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए हो, जो कि जो आपके लोक कल्याण के लिए हो, जो कि कैसी हो, जो कि आपके आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधाओं की असमानता को मिटाने वाली हो। ये तो आपके 38(1) है और ये 38(2) है। यानी कि आर्टिकल 38 के भी 2 भाग है, आर्टिकल 39 के 6 भाग है, आर्टिकल 39A अलग है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 39 ये छोटा वाला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना आप। ठीक है, और इसके बाद में ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा तत्व किसी संशोधन से पहले मूलतः संविधान में विद्यमान था? यानी कि कौन कौन से बाद में जोड़े गए, कौन सा मूलतः विद्यमान था? निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A, पता ही चल रहा है ए है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया होगा। और कब जोड़ा गया था? तो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समान अवसर के आधार पर न्याय, यानी कि जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसको देखते हैं। अभी फिलहाल आगे देखो, वनों की रक्षा, ये आपके पर्यावरण के अधिकार जो है 48A में शामिल है, यानी कि ये भी बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन पे, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं। ठीक है भैया, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं जो है वो आपके कहां पर है। आप अपने पीछे वाली ट्रिक में भी जाओगे तो ये मतलब मानवोचित दशा जो है वो कहां पर है? तो मानवोचित दशा तो आपके है आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 में, यानी कि ये तो मूल संविधान में उल्लेखित था। ठीक है, जब मूल संविधान में ये उल्लेखित था तो ये कौन से वाले की बात कर रहा है? क्योंकि ये भी मूल अधिकार में था और ये दोनों तो बाद में आए हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये वाला इसका आंसर होना चाहिए। परंतु ये समान अवसर के आधार पर न्याय की बात कहां पर की गई है? तो आप याद करो कि जो अभी मैंने आपको बताया था 38वां नंबर का आर्टिकल, तो 38 नंबर के आर्टिकल में ये जो 38(2) है, ये जो 38(2) है, इसमें ये देखो अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने वाली जो बात है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर जो है वो बाद में जोड़ी गई। अब देखो, आप केवल इस शब्द को उठाकर ही ये पूरा का पूरा सेंटेंस बना दिया, यानी कि अपने ने जितनी भी चीजें याद की है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। जब एग्जामिनर इस गहनता से 38(2) पर प्रश्न पूछ सकता है, 38(2) में जो 4 शब्द है उसमें से एक शब्द उठाकर अगर प्रश्न पूछ सकता है कि अवसर जो है वो समान अवसर की बात किस न्याय में की गई है, यानी कि ये जो है वो आपके 38(2) में जो 4 शब्द वर्णित है, कौन कौन से 4 शब्द वर्णित है? कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर व समानता, अवसर व सुविधा, अवसर व सुविधा की असमानता को समाप्त करना। अगर ये इस गहनता से केवल और केवल जो है आपके यहां से प्रश्न पूछ सकता है ना, अवसर से, तो फिर तो वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि यहां पर जो है आंसर तो आपके वैसे ये होगा, परंतु हमें जो है बारीकियों से तमाम सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड कुछ ऐसा बता रहा है कि अगर आपने पूरी तरीके से एज इट इज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वैसे के वैसे आर्टिकलों को लर्न नहीं किया है, जैसे कि मैंने अभी तक जो है आपको कई सारी ट्रिकें बताई है, उसके आधार पर अगर आपने चीजें लर्न नहीं की है तो फिर जो है मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिकों की बात करें तो मैंने आपको एक तो ट्रिक बताई है, राणा भवी सरा, राणा भवी सरा SNT अमीमेत्री, एक तो ये ट्रिक बताई है जो कि मैंने शेड्यूल वाली क्लास के अंदर बताई है कि किस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अनुसूचियों को अपन बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी वाली जो ट्रिक मैंने बताई है वो किसके बारे में बताई है? वो DPSP के सारे आर्टिकल याद करने के लिए बताई है, और वो क्या थी? सासू किसके बीच में अमावस बनी हुई है?
सासु अमावेश है किसके बीच में? शशि और अशोक के बीच में। और फिर इसके बाद में क्या था? कप सामान्य अंत। ठीक है, सासु अमावेश कप सामान्य अंत तो ओरिजिनली थी, ये वाली चीज मैंने आपके लिए जोड़ी थी फिर बाद में। ठीक है, तो ये किस प्रकार से आर्टिकल 38 से लगाकर आर्टिकल 51 तक की जो चीजें हैं उनको आपके सामने बताएगी। तो ये आप विस्तृत रूप से क्लास को देखकर फिर जो है आप तमाम सारी चीजें यहाँ पर जोड़ सकते हो, किस प्रकार से बहुत ही इजीली जो है हम तमाम सारे आर्टिकल जो है उनको याद कर सकते हैं इन तमाम सारे शब्दों के जरिए। ठीक है, तो ये आप जब समय अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको वीडियो को विस्तार से देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो है वो तमाम सारी चीज़ों को आपके सामने बता रही है कि ये एक ट्रिक मात्र से जो है आप तमाम सारी चीज़ों को इजीली याद कर सकते हो। ये आपके 49 को, ये 50 को और ये 51 को। ठीक है, तो ये 38 से 51 यानी कि 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में गैर न्यायोचित, 38 से लगाकर किस प्रकार से 51 तक के आर्टिकल एक ट्रिक से ही हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपकी ये पीवाईक्यू वाली जो सीरीज है, पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चन है वो तमाम सारे फिनिश होते हैं। आशा है आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई है। अगर ये पसंद आती है तो आप इसको दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्याओं से हमें बता सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।